हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है। देखिए, आज की जो क्लास बेस्ड है ना, ये है गर्मी पे। इलेक्शन के माहौल में जब गर्मी बहुत होती है तो वोटर्स इलेक्शन करने नहीं आते हैं, इलेक्शन के लिए वोट देने नहीं आते हैं। और इसके लिए ईसी को, इलेक्शन कमीशन को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। ऐसे का टॉपिक भी इस आर्टिकल से बनता है, इलेक्शन एंड वोटर टर्नआउट को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। इस क्विज़ के साथ में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा ड्यूरिंग द क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको सब चीज़ों को अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्विज़ के एट द एंड ऑफ द क्लास ही करेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी हॉट बटन। ये बटन बोलते हो ना, बटन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बटन। ठीक है, बटन। अब ये हॉट बटन क्या है भाई? देखिए, बटन दबाओगे जब आप मशीन के, ईवीएम के, इलेक्शन के दौरान, और गर्मी बहुत होगी, तो एक तो हो गया हॉट बटन ये वाला। भाई हॉट यानी गर्म मौसम में बटन दबाने आप जाओगे, ईवीएम पे वोट करने जाओगे। लेकिन इस हॉट बटन को एक ईडियम भी बताते हैं, और ईडियम बनती है हॉट बटन टॉपिक या हॉट बटन इशू। ऐसा इशू जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, अ कंट्रोवर्शियल इशू। जैसे CAA एक्ट है, एक हॉट बटन इशू है। जैसे फार्मर्स लॉ थे, फार्म लॉज है ना, वो भी एक हॉट बटन इशू थे, जिस इशू में बड़ी कंट्रोवर्सी हो, बड़ी गर्मा गर्मी हो। अब देखो, ये हॉट तो आपने सीख लिया, हॉट बटन। अंग्रेजी में 7-8 ईडियम्स बनती हैं हॉट नाम के वर्ड से। हॉट पोटैटो, हॉट अंडर द कॉलर, हॉट शॉट, हॉट ऑन समवंस हील्स, हॉट ऑन द ट्रेल, हॉट ऑफ द प्रेस एंड सेल लाइक हॉट केक। एक 5 सेकंड 10 सेकंड दो इसको, कितनी ईडियम्स आपको इनमें से आती है। मैं सारी करवा दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई दोगे तो दिमाग में, मैं बताऊंगा तो याद रहेंगी आपको। चलिए, हॉट पोटैटो। अगर गरम गरम आलू आप खा लें, पोटैटो क्या होता है, आलू होता है ना, गरम आलू खा लें कभी टिकिया विकिया में, समोसे में, जुबान जल जाएगी आपकी। ऐसा ही होगा ना। हॉट पोटैटो भी एक ऐसा इशू है विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। हॉट बटन इशू को हॉट पोटैटो भी बोलते हैं। गरम आलू की तरह खाओगे तो जुबान जल जाएगी, एकदम आपको ध्यान से उस आलू को ठंडा करके खाना है, और इस इशू को भी ठीक से मैनेज करना है। चलिए, हॉट अंडर द कॉलर। कॉलर क्या होते हैं? शर्ट के कॉलर्स होते हैं। जब आप उनके अंदर में हॉट फील कर रहे हो ना, तो आप बहुत गुस्से में हो, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री और फ्यूरियस। ठीक है, कॉलर आपके गर्म हो रहे हैं, कॉलर के नीचे से गला गर्म हो रहा है, यानी बड़े गुस्से में हो। और गुस्से में होने के लिए एक बहुत अच्छी इडियम भी है, टू फॉर्म एट द माउथ। ठीक है, फॉर्म क्या होती है? चलो, ये इडियम वैसे ही समझ गए होंगे आप। मुंह से आपके झाग निकलने लगी है गुस्से में, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, किसको गाली दूँ, किसको पीटूँ। ठीक है ना, तो वो टू फॉर्म एट द माउथ कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बड़बड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अपनी बात इस तरीके से समझा रहे हैं। चलिए, हॉट शॉट कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो बहुत क्विकली सक्सेस को पाले और सब उसके पीछे हों। जैसे कोई वायरल सेंसेशन है, कोई बहुत वायरल सेलिब्रिटी है, अचानक से रातों रात जिसको जो है नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन टाइम बहुत कम है, वायरल तरीके से। ठीक है, बहुत जल्दी जो है सक्सेसफुल हुआ है, हॉट शॉट। हॉट ऑन समवंस हील्स का मतलब क्या होता है? किसी की एड़ियों के पीछे हॉट होना। जहाँ पे वो एड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ आप अपनी एड़ियाँ भी ले जा रहे हो। हील समझते हो ना, एड़ियाँ। टू चेस और परस्यू समवन, बस उसका पीछा किए जा रहे हो, उसकी एड़ियों के पीछे भी आपकी एड़ियाँ गर्म है ना। हॉट ऑन समवंस हील्स। हॉट ऑन द ट्रेल। देखिए, ट्रेल क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो सबूत रह जाते हैं ना पीछे, इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर होती है, वो कहलाती है ट्रेल। आपने पैसा अपने दोस्त को दिया कहीं से चुरा के, फिर दोस्त ने किसी और को आगे दे दिया, फिर उसने कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया, तो ये सारी ट्रेल है। हॉट ऑन द ट्रेल का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। पुलिस आर हॉट ऑन द ट्रेल ऑन दिस इशू। पुलिस हॉट ऑन द ट्रेल है, इस इशू पे बड़े अच्छे से ट्रेल को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामले की जांच कर रही है। चलिए, हॉट ऑफ द प्रेस। प्रेस क्या? वो प्रेसिंग मशीन होती है जिसमें से चीज़ें छप के बाहर निकलती हैं, इसीलिए मीडिया को भी प्रेस बोला जाता है, न्यूज़पेपर वालों को भी प्रेस वाले बताए जाते हैं। हॉट ऑफ द प्रेस हर वो चीज़ है जो अभी अभी पब्लिश हुई है, टू गेट पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड रिसेंटली। बस अभी अभी छपा है और सबको पता लगा है, समथिंग इज़ हॉट ऑन द प्रेस।
चलिए लास्ट है सेल लाइक हॉट केक्स। हॉट केक आप ऐसा समझ सकते हो, हलवाई की जलेबी है ना, अंग्रेज़ों की जलेबी समझ लो आप हॉट केक। वैसे तो अलग चीज़ है ये केक, हॉट केक अलग मतलब है ना डिश है, लेकिन जलेबी कैसी होती है, गरम गरम। लोग लाइन लगा के उस जलेबी को ख़रीद के ले जाते हैं। अगर कोई चीज़ जलेबी की तरह बिक रही है, हॉट केक की तरह बिक रही है, तो टू गेट सॉल्ट क्विकली। आपने कुछ लगाया सामान, कुछ बताया और सबने खरीद लिया, तो आप बोल सकते हैं माई गुड सेल लाइक हॉट केक। मेरा जो सामान है जो मैं बेचता हूँ वो बहुत जल्दी बिकता है, जलेबी की तरह गर्मा गर्म उतरता है और लोग ले जाते हैं। तो चलिए 8 ईडियम्स हैं, देख लेना कितनी है, 8 ही है ना। हाँ, हॉट से बनने वाली हैं, दिमाग के कोने में रखना और इसका एक प्यारा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कहीं सेव कर लो। देखो मुझे तो आती हैं, सीखना तो आपको है ना। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। करेजी वोटर्स मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड बाय मिनिमाइजिंग रिस्क ड्यू टू हीट एक्सपोजर। वोटर्स जो हैं, मतदाता जो हैं, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, उनको कुछ प्रलोभन या लाभ देना चाहिए, फ़ायदा देना चाहिए। और कैसे, मिनिमाइज़ करके, कम से कम करके उस रिस्क को, उस जोखिम को जो ड्यू टू है या वजह से है हीट के एक्सपोजर के, गर्मी के एक्सपोजर के। तो अगर आप उसको कुछ लालच दोगे, उसको बोलोगे कि आ भाई तुझे घर से ले जाएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, इलेक्शन के बाद वोट डालने के बाद एक गिलास जूस मिलेगा है ना, नारियल का या गाजर का या कीनू का, संतरे का, कुछ ऐसा इंसेंटिव देंगे तो वो घर से बाहर निकलेगा और वोट करने आएगा गर्मी के बावजूद। तो ऐसा कुछ आप करें जिससे उसको इंसेंटिवाइज किया जा सके। वोटर सब्जेक्ट है, मस्ट बी इंसेंटिवाइज इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस में ऑफ कोर्स मॉडल वर्ब और साथ में पैसिव वर्ब का कॉम्बो लगा हुआ है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वोटर्स को इंसेंटिवाइज करना है, वोटर्स को इंसेंटिव देना चाहिए। मिनिमाइज़ करना यानी कम से कम करना, किसी चीज़ को मिनिमम लेवल पे लाना। हीट एक्सपोजर यानी गर्मी का जो एक्सपोजर है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सर पे धूप पड़ती है, शरीर जलने लगता है, यही कहलाता है हीट एक्सपोजर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, मतलब सोच से बाहर है, लीक से हटके आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल ऐसे के टाइम बड़े काम आते हैं, इसलिए जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं इस आर्टिकल से खूब बेनिफिट ले सकेंगे। आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नजर डालते हैं। सारे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स हैं अगेन आज के बड़े वाले, और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इनको पढ़ सको। पहला वर्ड है एम्बियंस। इसको अम्बियंस भी बोलते हैं और एम्बियंस भी बोलते हैं। अम्बियंस या एम्बियंस इसका मतलब होता है एटमॉस्फियर, वातावरण, आसपास का। आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ पे बढ़िया आपको वेटर मिले, अच्छे से आपकी सर्विस दी उन्होंने खाने की, बढ़िया म्यूज़िक चल रहा था पीछे, लाइटिंग थी अच्छी, साफ़ सुथरा था, तो आपको एक अच्छा एम्बियंस देने की कोशिश की उन्होंने रेस्टोरेंट में, अच्छा खाना के साथ साथ अच्छा वातावरण देने की कोशिश की। द होटल वॉज लोकेटेड एट द बीच एंड हैड अ प्लीजेंट एम्बियंस। होटल जो है लोकेटेड था या बना हुआ था बीच के किनारे, और उसका एक प्लीजेंट एम्बियंस था, बड़ा ही मन को भा लेने वाला वातावरण था। ऐसे रिसोर्ट्स वगैरह होते हैं ना जो बीच पे होते हैं, आपको प्राइवेट बीच एक्सेस मिलता है, एकदम लग्जरी रिसोर्ट्स। चलिए एनवायरनमेंट, सराउंडिंग या क्लाइमेट भी बोलते हैं एम्बियंस को। यूल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है एपरेटस। बहुत बार आया हुआ है वर्ड SSC एग्जाम में, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो 3-4 बार दिया है तो आपको पता होगा इस वर्ड के बारे में। अपरेटस होता है किसी भी काम से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स। डॉक्टर के अपरेटस में क्या आएगा? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, एक कोई इंजेक्शन आ जाएगा है ना, कोई BP लेने वाली मशीन आ जाएगी, ग्लूकोमीटर आ जाएगा, ग्लूकोज को नापने वाला, आपकी शुगर को। तो ये सारे अपरेटस हैं डॉक्टर के, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए यूज़ होने वाला अपरेटस।
एस्ट्रोनॉट्स नीड टू टेक स्पेशल ब्रीथिंग apparatus विद देम इनटू द स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स को ज़रूरत होती है कि वो खास उपकरण लेकर के चलें अपने साथ स्पेस के अंदर सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। apparatus और इक्विपमेंट ऐसे वर्ड अंग्रेजी में जिनको प्लूरल नहीं बनाया जाता, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चाहे एक हो चाहे हज़ार हो। इक्विपमेंट, apparatus, apparatuses, इक्विपमेंट्स, ऐसे दो वर्ड्स अंग्रेजी में नहीं है। apparatus को पैराफर्नेलिया, मैकेनिज्म या डिवाइस भी बोलते हैं। अब देखो apparatus वर्ड का एक और मीनिंग भी है जो आज के आर्टिकल में आप देखेंगे। ये वाला मीनिंग अक्सर आता है, लेकिन आज दूसरा मीनिंग आएगा। सिस्टम या मशीनरी को भी apparatus बोलते हैं। जैसे सरकारी apparatus कौन सा है? सरकारी मशीनरी। बैंक का apparatus कौन सा है? बैंक की एप्लीकेशन, उसकी ब्रांचेज। समझ पा रहे हो? एक सिस्टम को, मशीनरी को, तंत्र को भी apparatus बोलते हैं। और जब सिस्टम की बात होती है तो apparatus वर्ड काउंटेबल हो जाता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट apparatuses, सरकार के जितने भी तंत्र हैं, टैक्स कलेक्शन का है, हेल्थ केयर का है, पुलिसिंग का है, ये सारे सरकार के अलग अलग apparatus हैं। इनको प्लूरल में भी आप लिख सकते हैं। तो आज दूसरा वाला मीनिंग जो इसमें लिखा नहीं हुआ मैंने, आर्टिकल में आप इस वर्ड का देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है फ्रेजल वर्ब impinge ऑन या अपॉन। किसी चीज़ पे बुरा इफेक्ट छोड़ना या किसी चीज़ के ऊपर कब्जा कर लेना, उसकी लिमिट्स को क्रॉस कर देना। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द न्यू लॉ में impinge ऑन या अपॉन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया ये कानून जो है बुरा इफेक्ट छोड़ सकता है या दायरों को क्रॉस कर सकता है प्रेस की फ्रीडम के। भाई मेरा हक अधिकार ये है कि मुझे ये काम करना है, मतलब मेरा अधिकार है मान लो वोट देने का, लेकिन सरकार यूँ बोल दे कि जिस दिन वोट है उस दिन बोल दे धारा 144 लग गई, आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब 144 लग गई तो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इकट्ठे नहीं हो सकते तो वोट कैसे देंगे? एक एक आदमी तो देगा नहीं, जा करके लाइन लगेगी पूरी। तो सरकार ने एक कानून लगा करके आपके वोट देने के अधिकार पे impinge ऑन या अपॉन किया, उस पर बुरा इफेक्ट छोड़ा या उस अधिकार की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। इसको एनक्रोच ऑन या अपॉन करना भी करते हैं, कहते हैं। एनक्रोच वर्ड का मतलब होता है अतिक्रमण करना। आपकी लैंड के ऊपर किसी ने झुग्गी झोपड़ी बसा ली, तो आपका अधिकार था उस लैंड पे, लेकिन उसने अपनी झुग्गी बना ली वहाँ पे, तो है ना, एनक्रोच ऑन या अपॉन करना। तो आज ये एनक्रोच नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इम्पिंज का ही सिनोनिम है। चलिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, लेकिन कोशिश मैं यही कर रहा हूँ एक बार अच्छे से समझा दूँ, फिर आर्टिकल में जब आएंगे वहाँ पर रिपीट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन या अपॉन करना। ये फ्रेजल वर्ब बनी है बिजनेस से। जब आपके बिजनेस में कोई आपको सहारा ना हो और आपको ज़रूरत हो पैसों की और कोई पैसा देने को तैयार ना हो, तो लास्ट में कौन आता है आपको हेल्प करने? बैंक। आप बैंक से लोन लेते हैं, वहीं से फ्रेजल वर्ब बनाई गई है। बैंक ऑन करना, किसी चीज़ के ऊपर अपनी होप्स को बेस करना, किसी चीज़ के ऊपर अपनी आशाओं को आधारित करना। जैसे हर बिजनेसमैन अपनी होप्स जो है बैंक से लगा करके रखता है, जब मुझे ज़रूरत होगी मुझे बैंक पैसा देगा ताकि मैं अपना बिजनेस चला सकूँ। एक्चुअल में ये फ्रेजल वर्ब इकोनॉमी से ही निकली है और इसी तरीके से बनी हुई है। योर फैमिली एंड नियर वंस आर ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन। आपका परिवार और आपके नज़दीकी लोग ही वो खाली लोग हैं, ओनली पीपल हैं, जिनसे आप अपनी आशाओं को जोड़ सकते हैं इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी को फेस करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए। बाकी कोई नहीं आएगा, कितना भी अच्छा दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, परिवार ही आगे आता है या खास दोस्त आगे आते हैं। रिलाई ऑन या अपॉन करना बैंक ऑन का सिनोनिम है। आप इस फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है कोमॉर्बिडिटी। ये वर्ड बना है मॉर्बिड से। मॉर्बिड का मतलब है बीमारी या बीमार, मॉर्बिडिटी का मतलब हो गया बीमारी, और कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ? एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ आप किसी को, इंसान को होना। आपको ब्लड प्रेशर भी है, साथ में शुगर भी है, डायबिटीज़, तो ये कोमॉर्बिड कंडीशन है। इसमें आपको 2-3 मोर देन 1 बीमारियाँ हैं एक साथ एक ही वक्त पे। तो आज आप मॉर्बिडिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वैसे कोमॉर्बिडिटी मैंने यहाँ बना रखा है, कभी कभी कोमॉर्बिडिटी भी आ जाता है। पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज सच एज डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर शुड गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट। ऐसे लोग जिनको एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी है, ऐसे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, सबसे पहले टीकाकरण करवाना चाहिए। कोविड की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए 5 वर्ड्स इन डिटेल हो गए। अब आते हैं आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि इतनी गर्मी में वोटर टर्नआउट बहुत कम आ रहा है, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे हैं इलेक्शन के दिन वोटिंग करने, और इसमें गलती किसी की नहीं है। गर्मी है ही इतनी, ना सरकार की गलती है ना हमारी गलती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को देख करके थोड़ा जागा है, क्योंकि इलेक्शन अभी सब जगह तो हुए नहीं है, और इन्होंने कुछ मेजर्स उठाए हैं ताकि लोगों को घर से बाहर लाने के लिए इंसेंटिवाइज़ किया जाए।
इस आर्टिकल में बताया गया कि और कौन से मेजर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकता है, जैसे लोगों को घर से लाना ले जाना, वोटिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे ऊपर शेडेड हो, छाया में खड़े होकर के वोटिंग करें, पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पे पानी पी सकें, फ्रूट्स मिल सकें कुछ लोगों को जो बड़े बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं। कुछ ऐसा करने से ही लोग वोटिंग करने बाहर आएंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो बस आज इसकी यही समरी है, सजेस्टिंग टोन है, सजेस्ट कर रहा है कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए। कह रहे जी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ECI सस्पेक्ट्स एम्बियंट या अम्बियंट हीट डिसवेडेड वोटर्स फ्रॉम टर्निंग आउट इन ग्रेट नंबर या ग्रेटर नंबर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑन April 19। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग है भारत का, वो ये सस्पेक्ट करता है, उसको ऐसा अंदेशा है, ऐसा शक है कि जो एम्बियंट हीट है, वातावरण में होने वाली जो गर्मी है, इसने डिसवेड किया। डिसवेड करना यानी हिंदी में बोलते हैं हौसला तोड़ना, हतोत्साहित करना। इस हीट ने, गर्मी ने वातावरण की हौसला तोड़ दिया या हतोत्साहित कर दिया वोटर्स का टर्न आउट करने से। टर्न आउट करना यानी घर से बाहर निकल करके आना और वोटिंग करना। वोटर टर्न आउट यानी कितने लोगों ने वोट डाला। तो इन्होंने हतोत्साहित किया वोटर्स को कि वो घर से बाहर निकलें, टर्न आउट करें बड़ी मात्रा में, ग्रेट नंबर्स में, फर्स्ट फेज़ के दौरान, पहले चरण के दौरान, इस बार के लोकसभा चुनाव के जनरल इलेक्शन के। और जो फर्स्ट फेज़ था वो हुआ था April 19 को। समझ गए? ECI की वर्ब है सस्पेक्ट्स, ऐसा सस्पेक्ट करता है। हीट की वर्ब है डिसवेड करना, हौसला तोड़ना। डिसवेड और परसुएड दो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं। परसुएड का मतलब होता है हौसला देना किसी काम को करने का, डिसवेड का मतलब होता है हौसला तोड़ना किसी काम को करने से। परसुएड के बाद में टू इन्फिनेटिव लगता है, डिसवेड के बाद में फ्रॉम प्लस में वर्ब की ING फॉर्म लगती है। अब जो मैंने बोला इसको अगर आप सुन के कान से निकाल दोगे दूसरे से, तो क्या मतलब है इस बात से? कुछ मतलब नहीं है। इसको सुन के आपको अप्लाई करना है। दो सेंटेंसेज आपके सामने डाल रहा हूँ मैं। परसुएड के बाद में टू डू लगेगा, परसुएड द वर्कर्स टू एंड द स्ट्राइक। उन्होंने हौसला दिया वर्कर्स को कि वो स्ट्राइक को एंड करें। मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि वर्कर्स को परसुएड किया जा सके हड़ताल को ख़त्म करने का। लेकिन अगर मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि उनको हौसला तोड़ें स्ट्राइक को चलाने का, तो फिर डिसवेड द वर्कर्स टू कंटिन्यू द स्ट्राइक आप नहीं लिख सकते हैं। आपको फ्रॉम प्लस में वर्ब की ING फॉर्म का कॉम्बो लगाना पड़ेगा। ये वर्ड ऐसे ही चलता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो सेकंड वाले को सही कैसे करेंगे? चलो, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूइंग। मैनेजमेंट ने हतोत्साहित किया वर्कर्स को कि आप कंटिन्यू ना करें स्ट्राइक को और आगे ना बढ़ाएं, हौसला तोड़ा उनका। चलिए, समझ गए ना? दोनों वर्ड्स में फ़र्क है और स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। ध्यान देना, एक नंबर मुफ्त का है जहाँ पे वर्ड्स आपको दिख जाएं। April 19 को जनरल इलेक्शन हुआ, तो ये काम पास्ट में हो चुका है। पास्ट में हो चुका है तो इसलिए हीट डिसवेड कर चुकी है इस काम को पास्ट में, और V2 के अंदर ये काम आपने बताया है। पास्ट का अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो फिर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और V2 लगाया जाता है। यहाँ V1 लगाया गया क्योंकि इसका April 19 से कोई कनेक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अभी भी शक है, अभी भी वो मानता है कि ऐसा है ना? तो ये V1 से आपने बताया। कह रहे जी इट हैज़ सिंस कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इटसेल्फ। कह रहा है कि इसने तब से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जब से ये मामला हुआ है तब से इलेक्शन कमीशन बना चुका है। कॉन्स्टिट्यूट करना, फॉर्म करना एक कमेटी को, एक ग्रुप को, और ये कॉन्स्टिट्यूट किया एक टास्क फोर्स को। टास्क फोर्स होता है एक स्पेशल ग्रुप जिसको कोई काम करने का जिम्मा दिया जाए, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, प्रतिनिधि होंगे, नुमाइंदे होंगे। एक तो इसके खुद के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और बाकी इन सारी मिनिस्ट्रीज़ के जिसके इन्होंने नाम लिखे हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर को मैनेज करने वाला अथॉरिटी। इन सब को इसने मिला करके कमेटी या टास्क फोर्स बनाई है। अच्छा, बनाई क्यों है? ये बनाई इसलिए है टू असेस लोकल हीट एंड ह्यूमिडिटी फॉर 5 days बिफोर ईच फेज ऑफ पोलिंग एंड वर्क विद स्टेट। ये इसलिए बनाया गया ताकि असेस किया जा सके, जायज़ा लिया जा सके किसी भी एरिया में होने वाली गर्मी का, हीट का, और ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी आप समझते हैं ना, नमी का। और ये कब होगा? 5 दिनों के लिए होगा, हर फेज़ की पोलिंग से पहले। और ये इसलिए भी बनाया गया है कि वर्क किया जा सके, मिलके काम किया जा सके विद स्टेट इलेक्टोरल एपरेटिसेस टू इंश्योर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एट बूथ। स्टेट की इलेक्टोरल एपरेटिस से
स्टेट के इलेक्शन करवाने वाले तंत्र से, सिस्टम से, उनसे मिलकर काम किया जा सके, ताकि इंश्योर या सुनिश्चित किया जा सके पर्याप्त तौर पे सुविधाओं को इलेक्शन बूथ पे जहाँ पे पोलिंग होती है। ये पूरा सेंटेंस है। इट आया है इलेक्शन कमीशन के लिए, हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इसको कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है। और क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया है? एक तो असेस करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए गर्मी का 5 दिन पहले पोलिंग से, और दूसरा काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ढांचे के साथ में, इलेक्टोरल ढांचे के साथ में। और ये किया इसलिए ताकि इंश्योर किया जा सके लोगों को फैसिलिटी मिले पर्याप्त तौर पे इलेक्शन के वक्त। बढ़े आगे, असेस करना यानी जायज़ा लेना, किसी चीज़ को अप्रेज करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, देखना वो कितनी क्या कमियां हैं उसमें, कैसे सुधार किया जा सकता है। असेस, एक्सेस और एक्सेस ये तीनों अलग वर्ड्स हैं। ये है डबल एस, यहाँ है डबल सी, और इसकी तो स्पेलिंग पूरी अलग है। असेस जायज़ा लेना, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच रखना। अगर आप एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन को तो शिक्षा तक आपकी पहुँच है। अगर आप एक्सेस करते हैं बैंकिंग सर्विसेज को तो बैंकिंग सर्विसेज आपको मिली हुई हैं, बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है। और तीसरा है एक्सेस, इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, एडिशनल या मोर देन नेसेसरी। एक्सेस मनी, एक्सेस मिल्क, एक्सेस वाटर। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं जी, द IMD डिक्लेयर्स हीट वेव कंडीशंस इन अ रीजन डिपेंडिंग ऑन वेदर वन ऑफ अ फ्यू कंडीशन इज मेट, सेंटर्ड ऑन डेविएशंस ऑफ द डे टाइम टेम्परेचर फ्रॉम द डेकेड लॉग एवरेज। कह रहे हैं अब गर्मी का एहसास कैसे होता है, सरकार को कैसे पता लगता है कि गर्मी ज़्यादा है कम है? जो IMD है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, ये डिक्लेयर करता है इस बात को, इस बात का ऐलान करता है। और क्या ऐलान कर रखा है इसने भाई? कि हीट वेव की जो कंडीशन है, लू की जो कंडीशन है, हीट वेव यानी लू, किसी भी रीजन में, वो डिपेंड करते हुए इस चीज़ पे हाँ या ना, कि जो कई कंडीशंस हैं इनकी, जिसके इन्होंने बताया नहीं है क्या क्या है, उनमें से कोई भी अगर एक मैट हो जाए, उनमें से कोई भी कंडीशन मीट कर जाए, तो फिर ये जो हीट वेव कंडीशंस है ना, ये सेंटर्ड ऑन करती हैं, ये फोकस्ड होती हैं डेविएशन पे या फ़र्क पे, डिफरेंस पे, जो आता है दिन के वक्त के टेम्परेचर का डेकेड लॉग एवरेज से, पिछले साल 10 साल की एवरेज से। तो कुछ कंडीशंस हैं, अगर उनमें से एक भी कंडीशन मीट कर गई तो फिर ये देखेंगे दिन के वक्त कितना टेम्परेचर आ रहा है मैक्सिमम, दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, और पिछले 10 साल के अंदर एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा सरकार को पता लगेगा उतनी ही ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रही है। तो ये इनका फॉर्मूला है। ठीक है, डेविएशन यानी फासला, डिफरेंस। 10 साल की एवरेज है 40 डिग्री, इस साल दोपहर में गर्मी हो रही है 52 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये डेविएशन है 12 डिग्री की, इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। IMD की वर्ब है डिक्लेयर्स, हीट वेव कंडीशंस की वर्ब है सेंटर्ड। ये सारी कंडीशन सेंटर करती हैं, फोकस करती हैं इस चीज़ पे। वन की वर्ब है इज मेट, वन ऑफ द कंडीशंस जब मेट हो जाती है, पूरी हो जाती है। कह रहे जी बट दीज डिक्लेरेशंस आर नॉट कंसर्न्ड विद पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ एम्बिएंट हीट। कह रहे लेकिन ये जो डिक्लेरेशंस हैं IMD की, जो ऐलान IMD करता है, ये बिल्कुल भी कंसर्न विद नहीं है, रिलेटेड विद नहीं है, इसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है लोगों के अनुभव का जो है वातावरण में गर्मी से। आप कितना भी चिल्ला लो बहुत गर्मी है, अगर 10 साल की एवरेज से डेविएशन नहीं आ रही ज़्यादा तो सरकार बोलेगी कहाँ है गर्मी, हमें तो नहीं लग रही। समझ पा रहे हो? तो आपको गर्मी लगना अलग चीज़ है और सरकार का आंकड़ों के साथ खेल करके गर्मी को कम या ज़्यादा बताना दो अलग चीज़ें हैं। डिक्लेरेशंस की वर्ब है आर, नॉट कंसर्न्ड विद, नॉट रिलेटेड विद, इनका कोई मतलब नहीं है हमारे एक्सपीरियंस से। कह रहे जी इवन विदाउट अ हीट वेव पीपल ऑफ ऑल एजेस आर एट सिग्निफिकेंट रिस्क। कह रहे जी बिना एक हीट वेव के भी, बिना लू की वेव के भी, हीट वेव क्या होती है? सनस्ट्रोक, लू। कह रहे कि यहाँ तक कि जब लू ना भी हो तो सभी उम्र के जो लोग हैं उनको काफ़ी जोखम रहता है, सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है। और कब रहता है? इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द वेट बल्ब टेम्परेचर बियॉन्ड 30 डिग्री सेल्सियस। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, तुलनात्मक नमी जो है हवा में, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है वेट बल्ब टेम्परेचर नाम के टेम्परेचर से ज़्यादा, और ये कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। एंड दे स्पेंड मोर देन अ फ्यू मिनट्स आउटडोर, और वो लोग स्पेंड करते हैं कुछ मिनट से ज़्यादा गर्मी में बाहर या आउटडोर्स। समझ पाए? तो बिना लू के भी गर्मी से किसी की भी जान जा सकती है अगर वेट बल्ब टेम्परेचर उस दिन का 30 डिग्री से ज़्यादा है और वो आदमी कुछ मिनट से ज़्यादा गर्मी में बाहर घूमा है, पानी वानी उसको टाइम पे नहीं मिला। पीपल ऑफ ऑल एजेस आर एट सिग्निफिकेंट रिस्क। अब ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? थर्मामीटर के ऊपर एक कॉटन का टुकड़ा बांध दिया जाता है गीला करके, और फिर देखा जाता है गर्मी कितनी है।
अगर कपड़ा नहीं बांधे तो उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो हम जनरल टेम्परेचर बोलते हैं, 40 डिग्री 50 डिग्री। थर्मामीटर को बिना किसी गीला किए कॉटन के कपड़े के आप जो है चेक करते हो। लेकिन जब कॉटन का कपड़ा लगा देते हो तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं आता। फिर देखते हैं अगर फिर भी 30 के पार जा रहा है गीली रुई बांधने के बाद भी, तो समझ लो आज कुछ गड़बड़ है, बाहर नहीं निकलना है घर से, ठीक है। चलो, पीपल की वर्ब है आर, ह्यूमिडिटी की वर्ब है इंक्रीजेस, और दे की वर्ब है स्पेंड। जब ये वेट बल्ब टेम्परेचर 30 के पार जाता है ना, आपके घर के कूलर काम करना बंद कर देंगे। आप कूलर चलाओगे और आपको और ज़्यादा खींच होगी, आप कहोगे इसको तो बंद कर दो यार, ये कूलर तुम समझ गए ना। ये तब 30 डिग्री वाला काम हो जाता है, 30-32 पे जब जाता है ये। कह रहा है जी हीट कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट एंड परसिस्ट इन सम लोकेशंस मोर देन अदर्स। कह रहा है जी हीट जो है साथ ही साथ इकट्ठी हो सकती है और बनी रह सकती है कुछ खास जगहों पे दूसरी जगहों से ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह एक ही शहर में बराबर गर्मी हो, किसी मोहल्ले में ज़्यादा किसी मोहल्ले में कम। हीट की वर्ब है कैन एक्यूमुलेट, दूसरी वर्ब है कैन परसिस्ट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर होना। किसी मोहल्ले में गर्मी इकट्ठी हो गई है ना, टेम्परेचर बढ़ गया। और परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना। शाम को 6 बजे बाकी सब ठंडा हो गया लेकिन किसी किसी मोहल्ले में अभी भी गर्मी है, 7 बजे रात को 8 बजे, है ना, परसिस्ट कर रही है वहाँ पे हीट। अब ऐसा क्यों होता है? कह रहा है फॉर एग्जाम्पल सेमी प्लान्ड और अनप्लान्ड एरियाज कैन एक्सेसरबेट द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रेस। कह रहा है उदाहरण के तौर पे कच्ची बस्तियाँ और जो अनप्लान्ड एरियाज़ हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, है ना, जैसे मुंबई में स्लम्स है, धारावी, दिल्ली में मिलेंगे यमुना के पास, हर जगह मिलेंगे। ये एरियाज़ जो है ना, ये ख़राब बना सकते हैं, बद से बदतर बना सकते हैं, एक्सेसरबेट कर सकते हैं। एक्सेसरबेट करना यानी ख़राब चीज़ को और ख़राब करना। और किसको? इस जोखम को जो है हीट की स्ट्रेस का, गर्मी से होने वाली स्ट्रेस का। और ये क्यों करेंगे भाई ऐसा? इन सभी चीज़ जो है वजहों की, रीजंस की वजह से। तो पहली वजह है थ्रू पुअर वेंटिलेशन। वहाँ पे वेंटिलेशन ख़राब होता है, झुग्गी झोंपड़ियों में हवा आने जाने की रास्ता नहीं होता। वेंटिलेशन समझते हैं ना, एयरिंग, एयर फ्लो, सर्कुलेशन। फिर क्राउडिंग हो सकती है, वहाँ पे बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। फिर वहाँ हो सकता है ऐसा कि नॉट इंस्टॉलिंग शेडेड रेस्टिंग स्पॉट्स, वहाँ पे छायादार रेस्टिंग स्पॉट्स नहीं है, लोगों के लिए छाया में बैठने की जगह नहीं है। और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है ओवरलुकिंग हीट रेडिएटेड बाय एसफॉल्ट सरफेसेस। इन एरियाज़ में हो सकता है आप ओवरलुक कर रहे हो, नेगलेक्ट या इग्नोर कर रहे हो उस गर्मी को जो निकलती है एसफाल्ट के सरफेसेस से, डामर से बने हुए समतलों से। डामर से सड़क बनती है, फुटपाथ बनता है, पेमेंट बनता है। गर्मी में आपको रोड पे ज़्यादा गर्मी लगेगी, मिट्टी में कम लगेगी, क्योंकि रोड जो है हीट को रेडिएट करती है ना, उसको पहले सोख लेगी और फिर गर्म हो जाएगी खुद और आसपास की चीज़ों को गर्म करेगी। तो इस ऐसा हो सकता है अनप्लान्ड एरियाज़ में इन चीज़ों को ओवरलुक किया जाता है और वहाँ पे सड़कों में, फुटपाथों में गर्मी बनी रहती है। चलिए, एरियाज़ की वर्ब कैन एक्सेसरबेट हो गया, एक्सेसरबेट आपको बता दिया। एग्रावेट और एक्सेसपेरेट भी इसको बोलते हैं। वेंटिलेशन यानी एयर सर्कुलेशन, ओवरलुक करना, किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना। एसफाल्ट यानी डामर, एसफाल्ट सरफेस यानी सड़क, रोड और पेमेंट्स, फुटपाथ्स। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। अब बताएगा क्या किया जा सकता है सोल्यूशन के तौर पे। पैसा खर्च होगा लेकिन लोगों के लिए हीट कम हो सकती है। कह रहे जी गेटिंग मोर पीपल टू वोट इज़ लाइक गेटिंग मोर चिल्ड्रन टू स्कूल। कह रहे जी और लोगों से वोट करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चुनाव में वोट डलवाना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेकर के आना ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक। कह रहा है और ये काम कैसे होता है स्कूल तक लाने का? विच द मिड डे मील स्कीम कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू। कह रहा है ये वही काम है जिसमें MDM स्कीम ने, मिड डे मील ने, इस स्कीम ने कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ के लिए सिग्निफिकेंटली टू। समझ पाए? तो स्कूल में बच्चों को खाना खिला करके आप स्कूल बुला लेते हो ना, वैसे ही वोटर्स को जूस पिलाओ, उनको पानी की सुविधा दो, आने जाने के लिए गाड़ी लगा दो, वो भी वोट करने आ जाएंगे, एक दिन की तो बात है। गेटिंग मोर पीपल टू वोट की वर्ब इज गेटिंग, यहाँ पे जीरंड है। और ध्यान दें जिन बच्चों को पॉजिटिव्स आते हैं, गेट यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। गेट समवन टू डू समथिंग। आ रही बात समझ में? गेट मी टू बाय, गेट मी टू राइट, गेट समवन टू रिपेयर, गेट पीपल टू वोट। अब मैं पॉजिटिव के अंदर नहीं घुसूंगा, आज क्लास लंबी हो जाएगी बिना बात की। जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर्स बेसिक ग्रामर में पढ़ लिया है, यहाँ से एक बार रिवीजन देख लेना। जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो गेट की वर्ब है, गेटिंग की वर्ब है इज। मिड डे मील स्कीम की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूटेड। एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ, ये टू लास्ट में अकेला क्या कर रहा है बेचारा? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको भी करवाएंगे, एक बार खुद से सोचो। लास्ट में टू किसके लिए आया और किसको अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा ये टू नाम का प्रेपोजिशन? कह रहा है द ECI वुड डू वेल टू इम्प्लीमेंट सिमिलर मेजर्स
टू इंसेंटिवाइज वोटिंग बाय मिनिमाइजिंग हीट एक्सपोजर। कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा अच्छा काम करेगा, वुड डू वेल करेगा। और कब? अगर वो इम्प्लीमेंट कर दे इसी प्रकार के कदमों को मिड डे मील जैसे, ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके, कुछ फ़ायदा दिया जा सके वोटिंग को मिनिमाइज़ करके, हीट के एक्सपोजर को, गर्मी के एक्सपोजर को कम से कम किया जो है करके। ECI की वर्ब है वुड डू वेल। वुड डू वेल टू डू समथिंग, ये फ्रेज है अंग्रेजी में और इसका मतलब होता है ये करके आप बड़ा अच्छा काम करेंगे। यू वुड डू वेल टू स्टडी हार्ड, आप अच्छे से मेहनत करके बड़ा अच्छा काम करेंगे। समझ पाए? तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, वुड डू वेल टू डू समथिंग। चलिए, कह रहा है द फिजियोलॉजिकल एडवर्सिटी अ वोटर में सफ़र व्हेन कम्यूटिंग बिटवीन होम एंड पोलिंग बूथ कैन बी कंट्रोल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जो शारीरिक पीड़ा है फिजियोलॉजिकल एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी यानी परेशानी, पीड़ा, हार्डशिप, चैलेंज। फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक। कह रहे वो शारीरिक पीड़ा जिसको एक वोटर सफ़र करता है, दैट यहाँ पे लगा हुआ है, रिलेटिव क्लोज बनाया हुआ है, दैट को यहाँ पे इसने छुपा दिया। जिसको एक वोटर सहता है, सफ़र करता है, जब वो कम्यूट करता है, आता जाता है घर और पोलिंग बूथ के बीच में। कह रहा है ये एडवर्सिटी जो है, पीड़ा जो है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और कितना? टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, कुछ हद तक। और कैसे? बाय ट्वीकिंग द पोलिंग डेट्स एंड आवर्स। अगर आप ट्वीक कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें इलेक्शन के दिनों को और घंटों को। दिन में गर्मी है तो शाम को वोट करो, 4 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे तक। आज गर्मी है तो हफ्ते बाद करवाओ या हफ्ता पहले करवाओ। तो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं वोटर की शारीरिक पीड़ा को चेंज करके डेट्स को। एडवर्सिटी की वर्ब है कैन बी, वोटर की वर्ब है मे सफ़र। एडवर्सिटी यानी पीड़ा, बिटवीन और एंड लगा हुआ है, होम और पोलिंग बूथ के बीच में। घर से पोलिंग बूथ जाएगा, पोलिंग बूथ से घर पे आएगा। रेंज दी गई है तो बिटवीन एंड से या फ्रॉम टू से दी जाती है, पता होगा ना आपको। एडवर्सिटी की वर्ब है कैन बी कंट्रोल्ड। ट्वीक करना यानी माइनर चेंज करना, हल्का सा बदलाव करना डेट में और घंटों में। अब देखो यहाँ पे इसने एक ब्रैकेट लगाया और कुछ और भी कह दिया। कह रहा है जी इन द सेम वेन रीस्केड्यूलिंग द इलेक्शंस टू नॉन समर मंथ्स मे स्पेयर वोटर्स द हीट बट नॉट द wrath ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। कह रहा है जी उसी तरीके से इन द सेम वेन, वेन यानी फैशन, तरीका। वेन का मतलब होता है एक तो नस, आपकी बॉडी में जो खून लाती ले जाती है हार्ट से, और दूसरा वेन का मतलब होता है फैशन या तरीका। कह रहे जी उसी स्टाइल से, इन द सेम वेन या सिमिलरली, अगर आप रीस्केड्यूल करेंगे, फिर से चेंज करेंगे इलेक्शंस को नॉन समर मंथ्स में, गर्मी के अलावा दूसरे महीनों में, तो ये रीस्केड्यूलिंग बचा सकती है वोटर्स को, स्पेयर कर सकती है हीट से, गर्मी से। रीस्केड्यूलिंग में स्पेयर वोटर्स द हीट, गर्मी से बचा सकती है। लेकिन ये नहीं बचा सकती बट नॉट उस रैत से, उस गुस्से से, उस प्रकोप से जो है दूसरे कई एलिमेंट्स का। सर्दी में वोट करवा दिए, अब तो वो बिल्कुल ही बाहर नहीं आ रहा, इतनी सर्दी में कहाँ जाऊँ। बरसात में करवा दिए तो जाए कैसे। तो रीस्केड्यूलिंग भी कुछ इस तरीके से करनी है, ऐसा ना हो कि गर्मी से बचाना था तो बारिश में छोड़ दिया, या बारिश से बचाना था तो सर्दी में छोड़ दिया। रीस्केड्यूलिंग की वर्ब है मे स्पेयर। स्पेयर समवन समथिंग यानी किसी को किसी चीज़ से बचाना, एक्सक्यूज़ करना, एग्जेम्प्ट करना। इन द सेम वेन यानी अलॉन्ग द सेम लाइन्स, इसको सिमिलरली या लाइकवाइज भी बोलते हैं। हिंदी में मतलब हुआ इसका उसी तरह। रैथ का मतलब होता है प्रकोप, गुस्सा, किसी चीज़ का एंगर, फ्यूरी या रेज। कह रहे द टास्क फोर्स मस्ट एंश्योर एवरी बूथ हैज़ शेडेड वेटिंग एरियाज विद सीटिंग। टास्क फोर्स को जो बनाया गया है अब उसको इंश्योर करना चाहिए हर बूथ के ऊपर शेडेड वेटिंग एरियाज़ हों, छायादार वेट करने के जो है जगह हो, जिसमें सीटिंग भी हो, बैठने की जगह भी हो। और क्या हो? सेमीकोलन लगा हुआ है, एयर फ्लो, हवा के आने जाने का रास्ता हो। ओरल रिहाइड्रेशन ऑप्शंस, मुंह को रिहाइड्रेट करने के ऑप्शंस हो, यानी पानी पीने के या जूस पीने के ऑप्शंस हो। सैनिटरी फैसिलिटीज़ हों, टॉयलेट्स हों वहाँ पे। फ्रूट्स मिल सकें, जो कोई गरीब हो, किसी को चक्कर आ जाए, है ना, कोई भूखा हो, कोई बीमार हो। अपडेटेड फर्स्ट एड किट्स हों सबके पास, है ना, हर बूथ में। व्हील चेयर्स हों मरीजों के लिए। एक्सेसिबल आर्किटेक्चर हो, ऐसा बैठने की जगह हो, ऐसा ना हो बहुत ऊंची हो, वहाँ बैठ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत नीचा हो, है ना, कुछ एकदम एक्सेसिबल हो, जो भी बना हुआ है उसको यूज़ कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ। एंड मेडिकल सर्विसेज एवरी डजन बूथ्स, हर 12 बूथ के आसपास और 100 मेडिकल सर्विसेज का ऑप्शन भी हो, एम्बुलेंस भी खड़ी हो। तो ये टास्क फोर्स को इन सब चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए लोगों को वोटिंग के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए। टास्क फोर्स की वर्ब है मस्ट इंश्योर, बूथ की वर्ब है हैज़। सैनिटरी यानी सफाई से रिलेटेड, बाकी सब आप समझते होंगे, कुछ ज़्यादा इसमें बताने वाला नहीं है।
कह रहे सम एडिशनल नीड्स गो बियॉन्ड द टास्क फोर्स, इसके अलावा कुछ एडिशनल नीड्स भी हैं जो टास्क फोर्स के बियॉन्ड जाती हैं, इसके पार जाती हैं, इससे नहीं हो पाएगा और कुछ करना पड़ेगा। अब वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल द ECI's pledge to increase voters awareness of heat management protocols and provisions at booths should not encroach on the duties or resources of the आशा वर्कर्स या accredited social health activist। कह रहे एग्जाम्पल के लिए ECI की जो प्लेज है, जो संकल्प है, वादा है, प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, प्लेज मतलब संकल्प या प्रॉमिस, जो है इंक्रीज़ करने का वोटर की अवेयरनेस को गर्मी को मैनेज करने के सिस्टम के हिसाब से। आप गर्मी कैसे मैनेज करेंगे? सफ़ेद कपड़े पहने, खूब पानी पी के वोट देने आए। तो वोटर की अवेयरनेस को बढ़ाने का जो इनका संकल्प है, और प्रोविजंस को बढ़ाने का भी है, इंतजामात को बढ़ाने का भी है वोटिंग बूथ पे। कह रहे इस पूरे संकल्प को एनक्रोच अपॉन या इम्पिंज ऑन नहीं करना चाहिए, सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए उन ड्यूटीज़ की या उन रिसोर्सेज की जो हेल्थ केयर के आशा वर्कर्स को मिले हुए हैं। आशा वर्कर्स का काम कुछ और है, ऐसा ना हो इलेक्शन में उनको पोल बूथ पे खड़ा कर दो कि आप ही देखोगे यहाँ पानी वानी है या नहीं। तो एग्जांपल दे रहा है आपको, ये आशा वर्कर के ऊपर आपको इसका बोझ नहीं डालना है। एंड मस्ट इंस्टेड बैंक ऑन अ सेपरेट कार्डर, और इस प्रकार से इसको ECI को बैंक ऑन करना चाहिए, अपनी आशाओं को आधारित करना चाहिए एक स्पेशल कार्डर पे, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे। आशा वर्कर्स कौन होती हैं? जो घर घर जाकर के टीकाकरण करती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन को देखती हैं, है ना, हेल्थ केयर के अंदर बहुत काम करती हैं आशा वर्कर्स, खास करके रूरल एरियाज़ में। तो इनके ऊपर ECI को बोझ नहीं डालना है, बल्कि कुछ और स्पेशल कार्डर उसको बनाना पड़ेगा। कार्डर होता है ना, एक टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो किसी काम के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, एक स्पेशल सेपरेट कार्डर बनाएं और उससे ये सारे काम करवाएं। चलिए, प्लेज की वर्ब है शुड नॉट एनक्रोच ऑन, इम्पिंज ऑन, ट्रेसपास करना, किसी के अंदर घुसना, सीमाओं को लागना। प्लेज की दूसरी वर्ब है मस्ट बैंक ऑन, इसको बैंक ऑन करना चाहिए। बैंक ऑन करना आप समझते हैं, किसी चीज़ के ऊपर अपनी आशाओं को आधारित करना, डिपेंड ऑन करना। द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट कलेक्ट एंड शेयर डेटा अबाउट हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कलेक्ट करना ही चाहिए और शेयर करना ही चाहिए उस सारे डेटा को जो गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियों का है, गर्मी में होने वाली हेल्थ कंडीशंस या मॉर्बिडिटीज़ का है। एंड मोर्टालिटी, उन मोर्टालिटीज़ या डेथ्स का भी है जो गर्मी में हुई हैं। एज वेल एज reconcile its numbers with those of the National Crime Records Bureau, और इसको मिलाना भी चाहिए, reconcile भी करना चाहिए अपने आंकड़ों को उन आंकड़ों के साथ में जो NCRB नाम का सरकारी डिपार्टमेंट छापता है। NCRB का काम है हर तरह की डेथ्स को देश में बताना जो एक्सीडेंटल है, किसी ने किसी को गोली मार दी, कोई एक्सीडेंट में मर गया, सुसाइड से, गर्मी में मर गया, सर्दी में मर गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हर साल आते हैं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री को ये सारे आंकड़े खुद भी इकट्ठे करने चाहिए गर्मी वाले, और NCRB से उनको शेयर करके मिलाना भी चाहिए। और क्यों मिलाना चाहिए? मिलाना इसलिए चाहिए सो दैट ऑफिशियल्स कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इंस्टीट्यूट रिलायबल लॉन्ग टर्म काउंटर मेजर्स, ताकि जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो पहचान सकें प्रॉब्लम्स को और खड़ा कर सकें, इंस्टीट्यूट कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें भरोसेमंद लॉन्ग टर्म काउंटर मेजर्स को, इस चीज़ के लिए जो इसके सामने जो मेजर्स लिए जाएंगे, गर्मी से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो NCRB के डेटा में अगर सब कुछ होगा और बराबर होगा हेल्थ मिनिस्ट्री का और NCRB का डेटा, तो फिर सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा कि गर्मी को हैंडल करने के लिए कुछ रिलायबल मेजर्स वो ले। हेल्थ मिनिस्ट्री की वर्ब है मस्ट कलेक्ट, दूसरी वर्ब है मस्ट शेयर। मॉर्बिडिटी यानी बीमारी। रेकनसाइल इसकी तीसरी वर्ब है, हेल्थ मिनिस्ट्री को रेकनसाइल भी करना है। रेकनसाइल कल ही करवाया था आपको, खाते को मिलाना है ना, हिसाब को मिलाना। ऑफिशियल्स की दो वर्ब्स हैं कैन आइडेंटिफाई एंड कैन इंस्टीट्यूट। चलिए रैपअप करेंगे। नंबर्स को नंबर से रेकनसाइल करना है, तो रेकनसाइल इट्स नंबर्स विद दोज, यहाँ पे नंबर्स को दूसरी बार नहीं लिखा गया है, कल करवाया था कॉन्सेप्ट आपको याद है ना। तो नंबर्स यानी प्लूरल नाउन से कंपेयर करना है, तो दोज आपने लिख दिया, दोज ऑफ द NCRB। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। जो कॉन्सेप्ट आपसे मैंने पूछा था फटाफट उसको भी देख लो 2 मिनट में। कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर सेंटेंस के बीच में कुछ ऐसा आ रहा हो, क्या, टू हुम, विद हुम, विद, इन विच, है ना, बाय विच, यहाँ देखो क्या आ रहा है, एट विच के साथ में या हुम के साथ में कोई प्रेपोजिशन लग रही हो सेंटेंस के बीच में। टू हुम मतलब जिसको, विद हुम मतलब जिसके साथ, बाय विच मतलब जिसके जरिए, है ना।
तो आप इस वाई को, विच को, एट को, जो भी आप रख रहे हो, इसको सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हो। ही इज़ द फ्रेंड ऑफ माइन विद हुम आई एम गोइंग ऑन द हॉलीडे। वो मेरा वो दोस्त है जिसके साथ, विद हुम का मतलब है जिसके साथ, जिसके साथ मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ, छुट्टियाँ मनाने जा रहा हूँ। अब ये विद होम बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, होम आई एम गोइंग ऑन द हॉलीडे विद। समझ पा रहे हो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो विद को होम से पहले रख दो, चाहे विद को लास्ट में रख दो। होम और विच के साथ में कोई भी प्रपोजिशन आए तो उसको आप लास्ट में, सेंटेंस के क्लोज के लास्ट में रख सकते हैं। टू होम आर यू मैरिड, आप किससे शादीशुदा हैं, आपकी शादी किससे हुई है। टू होम में टू शुरू में आ रहा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, होम यू आर मैरिड टू। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ध्यान ये दे लेना, अगर आपने टू विच या कुछ भी लगाया है और मैं यहाँ होम का हु बना दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा टेक्निकली। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये टू जो है और ये जो विद जो है, इन दोनों का ऑब्जेक्ट है हु, और हु एक सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होम लिखा जाता है। तो सेंटेंस के लास्ट में विद या टू का लग जाना ही अपने आप में एक इशारा देता है कि हु को सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे और बल्कि उसकी जगह आप होम लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में आपको हु को रखना है। तो ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है उस मिट्टी से जिसमें वो ग्रो करते हैं। इन विच यानी जिसके अंदर। अब इन विच को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, विच दे ग्रो इन। काइंडनेस इज द गोल्डन चेन बाय विच सोसाइटी इज बाउंड टुगेदर। आपका दयालुपना वो सोने की चेन है या जंजीर है जिससे पूरा समाज आपस में बंधा हुआ है। बाय विच मतलब जिससे, तो बाय विच को आप बाय निकाल करके टुगेदर के साथ में ऐसा भी लिख सकते हैं, विच सोसाइटी इज बाउंड टुगेदर बाय। ठीक है, चलिए लास्ट वाले को खुद से अटैम्प्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से एट विच लिखा हुआ मैंने, चेंज करके बताओ इसको क्या लिखोगे, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को खुद से भी कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सको। डालेंगे कमेंट्स में, गलत होगा तो आपको कमेंट्स में बता देंगे। चलिए अब अपने क्विज पे आते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत इजी है, एक बार में देख लेना, फिर से गलती मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इनमें से कौन सा वो फैक्टर्स नहीं है जो हीट स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस पैसेज के हिसाब से। इन चारों में से कौन सी ऐसी बात है जिससे गर्मी को जोड़ करके नहीं रखा गया है। थोड़ा पैनी नज़र से देखोगे तभी आंसर मिलेगा, देखने में आपको लगेगा चारों ही गर्मी से जुड़े हुए हैं। आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से मैच करें। सेकंड आपसे पूछा है, मिड डे मील का नाम इस आर्टिकल में क्यों लिया गया, क्या रीज़न है मिड डे मील को इस आर्टिकल में जोड़ने का। तो 4 रीजन्स आपको दिए गए हैं। ये दिखाने के लिए कि मिड डे मील जो स्कूल में बच्चों को मिलता है उससे वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, या ये दिखाने के लिए कि सरकार ने कितने सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाए हुए हैं समाज में बदलाव लाने के लिए, या फिर ड्रॉ करने के लिए एक पैरेलल को, एक कंपैरिजन को ड्रॉ करने के लिए उन इनिशिएटिव्स का जो है इंक्रीज़ करने का स्कूल में अटेंडेंस को और इंसेंटिवाइज करने का वोटिंग को, इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, या फिर हाईलाइट करने के लिए इन एफिकेसी को, बेअसर होने को मिड डे मील स्कीम के स्कूल में अटेंडेंस को इंक्रीज़ करने में। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े लंबे ऑप्शंस हैं, खुद से पढ़ोगे तो आंसर निकल आएगा। मेरे आंसर से मैच कर लेना, फर्स्ट कमेंट में डाल दिया। चलो बता ही देता हूँ। देखो जी, फर्स्ट वाले में आपका आंसर है बी। जब इंक्रीज होता है ह्यूमिडिटी में तब गर्मी बढ़ती है, जब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होता है तो गर्मी घटती है। आपको मज़ा आता है, सितंबर वाला मौसम आ जाता है। समझ पाए मेरी बात को? शार्प डिक्रीज से गर्मी घटती है, आपको इंक्रीज होता है तब गर्मी बढ़ती है। तो इंक्रीज को मैंने डिक्रीज लिखा, उल्टा करके लिख दिया और बी आपका आंसर बनेगा। बाकी तीनों चीज़ों से गर्मी बढ़ेगी। सेकंड वाले में मिड डे मील को इसलिए लाया गया ताकि स्कूल में बच्चों को और वोटिंग में वोटर्स को लाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो दोनों के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए मिड डे मील का नाम जो है स्कीम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दोनों के बीच में एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि मिड डे मील से बच्चे स्कूल में आते हैं और ऐसी स्कीम अगर आप चलाएं वोटर्स के लिए तो वोटर भी वोट देने आएगा। सी आंसर बनेगा। हॉट अंडर द कॉलर ईडियम पूछी है, ऑफ कोर्स आपको याद है। अब हॉट पोटैटो, हॉट बटन इशू पूछा है आपसे, ये भी करवाया आपको ईडियम। हॉट शॉट वन वर्ड पूछा है, हॉट शॉट क्या होता है। इम्पिंज ऑन या अपॉन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है आपसे, ये भी आपको शुरू में करवा दी थी। और लास्ट में पूछा है इन द सेम वेन, इस फ्रेज़ को आप किन तीनों में से किस फ्रेज से जो है कनेक्ट करेंगे। इन द सेम वेन का मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, इन द सेम वेन का मतलब है लाइकवाइज, या इन द सेम वेन का मतलब है ऑन द अदर हैंड। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई देना।
लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी यस्टरडे की वजह से, दूसरी एरर आपको मिलेगी इस विद नाम की प्रपोजिशन की वजह से। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, ठीक है। क्लास कैसी लगी आज की? जो बच्चों ने पूरी देखी और क्लास में सब समझ आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो पूरी देखी और इंटरेस्टिंग लगी पीडीआई लिख दिया करो कमेंट्स में, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिल सके। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल